एजुकेरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। और आज हम अकाउंटेंसी में चैप्टर जो देखेंगे, न्यू चैप्टर, साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर। तो आज हमारा ये जो इस चैप्टर पर ये जो है पार्ट 1 नया अध्याय हम आज चालू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 है। तो इस वीडियो में मैं आपको सेवानिवृत्ति मृत्यु, साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु इसका थियोटिकल पार्ट बताऊंगा, और उसके पश्चात हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एनसीईआरटी की बुक से सवाल जो है उस सवाल को भी हल करेंगे। तो आइए हम इसके थोड़ा सा थियोटिकल पार्ट को देखते हैं कि सेवानिवृत्ति क्या होती है, मृत्यु क्या होती है, और किस तरह इसका अकाउंटिंग किया जाता है। तो देखिएगा, ठीक है। तो ये है थ्योरी भाग उसका, साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु। तो इसके आशय को हम देखें, अर्थ को देखें, तो साझेदार जब सेवानिवृत्ति सेवानिवृत्ति मृत्यु के कारण, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण साझेदारी व्यापार से पृथक या अलग हो जाता है। मतलब कि साझेदार क्या हो गया, रिटायरमेंट, उसका रिटायरमेंट का समय आ गया। ठीक है, अब उसको लग रहा है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक ना, मेरे को लेना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो रिटायरमेंट लेकर वो व्यापार से चला जाता है, साझेदारी फर्म से चला जाता है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं साझेदार का सेवानिवृत्ति या साझेदार का अवकाश ग्रहण। उसी तरह यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए, मृत्यु हो जाने के कारण क्या होगा, वो व्यापार से पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस स्थिति को भी हम साझेदार की मृत्यु, ठीक है, कहते हैं। तो ये स्थितियां हैं जब कोई साझेदार सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण व्यापार से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, साझेदार का अवकाश ग्रहण या साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण कोई साझेदार जब व्यापार से अलग हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, साझेदार का अवकाश ग्रहण कहेंगे। ठीक, अब जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है, तो किस तरह उसको क्या क्या दिया जाता है और किस तरह लेखा रखा जाता है, ठीक है, हम ये देखते हैं। तो देखिएगा, सेवानिवृत्ति मृत्यु मृत्यु साझेदार को देय राशि का निर्धारण, मतलब कि उसको जितनी राशि देना उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो क्या कि कैसे निर्धारण किया जाता है, उसकी पूंजी, जो जिस दिनांक पर वो सेवानिवृत्त हो रहा है या मृत्यु हो रहा है उस दिनांक की उसकी पूंजी जमा शेष, फिर उसके चालू खातों का जमा शेष। यदि चालू खाता कोई खुला हुआ है, उसका कोई चालू खाता है, उसमें जमा शेष दिखा रहा है, राशि उसको देना है, तो उसको भी ले लिया जाएगा। फिर उसकी ख्याति का भाग, मतलब कि जो सेवानिवृत्त होकर या मृत्यु होकर जो साझेदार जा रहा है, उसकी उस दिनांक पर, जिस दिनांक पर वो सेवानिवृत्त हो रहा है या मृत्यु हो रही है, उस दिनांक की उसकी ख्याति कितनी है, ठीक है, ख्याति का भाग भी उसे दिया जाएगा। फिर उसके निर्धारित लाभ का भाग, मतलब कि यदि व्यापार में कोई संचय है, ठीक है, और भी कोई इसी तरह का लाभ कोई है, ठीक ना, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको भी इसके भाग का जो संचय और लाभ जो भी चीज़ है, ठीक ना, हानियाँ, वो इसको दे दी जाएंगी। फिर आगे लिखा है, परिसंपत्तियां तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन। परिसंपत्तियां और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और इस पर जो भी लाभ या हानि होगी वो भी इसके खाते में दे दी जाएगी। फिर उसके सेवानिवृत्ति मृत्यु की तारीख तक उसके लाभ का भाग, मतलब कि जब उसकी सेवानिवृत्ति हो रही है, मृत्यु हो रही है, उस दिनांक तक जितना भी व्यापार को लाभ हुआ है, ठीक ना, उसके लाभ का भाग। फिर पूंजी पर ब्याज, यदि
इन पर पूंजी पर ब्याज, सवाल अगर पूंजी पर ब्याज देने को बोल रहा है तो जिस दिनांक तक इसकी यानी सेवानिवृत्त हो रहा है या मृत्यु हो रही है उस दिनांक तक की उसका पूंजी पर ब्याज, वेतन आदि चीज़ें जो भी इसको प्राप्त होना है वो दी जाएंगी। ठीक है, लाभ या हानि जो भी इसको प्राप्त होना है या हानि जो लगाना है वो इसके खाते से लगाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह हम इसकी गणना करते हैं। हम सवाल में देखेंगे किस तरह गणना की जाती है। ठीक, फिर आगे देखिएगा कि लिखा है लेखांकन पक्ष, मतलब कि क्या क्या लेखा किया जाता है। तो जब हम सेवानिवृत्ति या मृत्यु का देखते हैं तो क्या होता है कि नया लाभ विभाजन अनुपात निकाला जाता है। नया लाभ विभाजन अनुपात निकाला जाता है। क्या है कि कोई साझेदार सेवानिवृत्त या मृत्यु होकर जब पृथक हो जाएगा तो बाकी के साझेदारों के बीच में क्या होगा, नया समझौता होगा, फिर से उनका आपसी समझौता होगा। किस लिए? बहुत सारी बातों के लिए। जैसे हम देखते हैं नया लाभ विभाजन अनुपात मतलब लाभ विभाजन अनुपात के लिए, ठीक है, आदि बातों के लिए उन पे समझौता होता है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात तथा आगे लिखता है अभिलाभ अनुपात का निर्धारण। कहने का अर्थ है अभिलाभ, ठीक है, क्या शब्द आया है अभिलाभ, इसको हम लाभ प्राप्ति अनुपात भी बोलते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है कि जब, जैसे पिछले चैप्टर में हम देख रहे थे कि जब कोई नया साझेदार प्रवेश कर रहा था व्यापार में तब निकाला जा रहा था त्याग अनुपात। किस लिए निकाला जा रहा था? ख्याति के बंटवारे के लिए, ख्याति के विभाजन के लिए। जो नया साझेदार ख्याति लेकर आता है या उसके भाग का जो ख्याति है नया साझेदार का, उस ख्याति को पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में बांटकर पूंजी खाते में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि साझेदार क्या हो रहा है, मृत्यु होकर या सेवानिवृत्त होकर जा रहा है तो उसके भाग की जो ख्याति होगी उसको दिया जाएगा। ठीक, तो पहले उसके भाग की ख्याति की गणना करेंगे, फिर उसका समायोजन किया जाएगा। कैसे समायोजन किया जाएगा? जो बाकी के बचे साझेदार हैं, जो बाकी के बचे साझेदार हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर लाभ प्राप्ति अनुपात निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि बाकी के बचे साझेदार क्या हो रहा है, उनको लाभ प्राप्त होगा। जो साझेदार जा रहा है उसके हिस्से को भी अब ये लोग बांटने लगेंगे। जहाँ पर पहले 3 हिस्से हो रहे थे या 4 हिस्से हो रहे थे, अब क्या होने लगेगा, एक हिस्सा कम होकर 2 हिस्सा या 3 हिस्सा होने लगेगा। तो जो सेवानिवृत्त होकर जा रहा है उसके भी हिस्से को बाकी के साझेदार बांटने लगे, मतलब कि लाभ प्राप्त करेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या निकाला जाता है, सेवानिवृत्ति या मृत्यु में हम निकालते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात या अभिलाभ अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो बाकी के बचे साझेदार क्या करते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात निकाल कर और जो साझेदार जा रहा है उसकी ख्याति का राशि का जो गणना किया गया है, ठीक ना, उसको अपने लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटकर अपनी पूंजी खाते से घटा देते हैं। तो हम अभी सवाल के माध्यम से देखेंगे। ठीक ना, आगे लिखा है ख्याति का व्यवहार, मतलब वही कहना चाह रहा है ख्याति का व्यवहार। नए साझेदार को उसकी उसके हिस्से का, उसके भाग के हिस्से का ख्याति दिया जाता है और उसका समायोजन किया जाता है। वही लिखा है ख्याति का भाग। फिर लिखा है परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, मतलब कि यहाँ भी आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना होगा। तो मैंने आपको बेसिक जो इसकी चीज़ें थी, मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई। यहाँ पर ज़्यादा इसका थियोरटिकल भाग नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सवाल के माध्यम से इसके थियोरटिकल भाग को देखेंगे कि क्या क्या हमको बनाना है। ठीक ना, सवाल के माध्यम से हमको क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम इसका पहला सवाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके पहले सवाल को हम हल करते हैं। इस चैप्टर का जो आपके एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं इस वीडियो में हम। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, आपके सिलेबस की बुक से हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्पणा, मनीषा और सोनिया लाभ का विभाजन, 3 साझेदार हैं। अर्पणा, मनीषा और सोनिया लाभ का विभाजन 3-2-1 में करते हैं। ठीक है, 3 साझेदार, इनका लाभ विभाजन अनुपात 3-2-1 का है। करते हुए साझेदार हैं मनीषा सेवानिवृत्त। ठीक है, मनीषा सेवानिवृत्त करती है। ठीक है, सेवानिवृत्त हो रही, रिटायर हो रही है, तथा फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 रुपये किया गया।
पूरी फर्म की ख्याति बता रहा है। जो ये लोग व्यापार चला रहे हैं, अर्पणा, मनीषा और सोनिया, ठीक है, इनके व्यापार का ख्याति कितना है? 1,80,000 रुपये इन्होंने गणना किया, आका उसको। अर्पणा तथा सोनिया भविष्य के लाभों का बंटवारा 3-2 के अनुपात में करने का निर्णय लेती हैं। अब बाकी की जो बच गई, सोनिया के अ, मनीषा के जाने के पश्चात, मनीषा जब चल जाएगी तो बाकी के 2 साझेदार बचेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? नया समझौता होगा लाभ विभाजन बांटने का। तो इन्होंने समझौता किया और इनका नया लाभ विभाजन अनुपात क्या है? 3-2-1 का, 3-2 का हो गया। ठीक है, ये पुराना अनुपात है इन तीनों के बीच का, ये नया अनुपात है अर्पणा और सोनिया के बीच का। ठीक, आगे लिखता है, आवश्यक रोजना मचा प्रविष्टियां कीजिए। हमको पंजी प्रविष्टि, रोजना मचा प्रविष्टि करने को बोल रहा है। तो हमने सवाल को देखा, 3 साझेदार, इनका अनुपात 3-2-1 का है। मनीषा सेवानिवृत्त हो रही है, ख्याति की गणना की गई 1,80,000। अब जो बचे हुए साझेदार है, मनीषा के चले जाने के पश्चात अर्पणा और सोनिया, इन दोनों का नया अनुपात 3-2 का है और हमको पंजी प्रविष्टि करने बोल रहा है। तो इस सवाल में आप देखेंगे कि पंजी प्रविष्टि करने बोल रहा है और केवल हमको एक ही चीज का जानकारी दिया है, वो है ख्याति का। यहाँ पर हमको ख्याति के व्यवहार का प्रविष्टि करना है। तो क्या होता है कि जब कोई साझेदार सेवानिवृत्त होकर या मृत्यु होकर व्यापार से चला जाता है तो उसके भाग की ख्याति, जो सेवानिवृत्त या मृत्यु होकर जा रहा है उसके भाग की ख्याति की गणना की जाती है। और जो जा रहा है सेवानिवृत्त होकर या मृत्यु होकर, ठीक है, ख्याति उसके पूंजी खाते में जोड़ दी जाती है। उसके उसके भाग की ख्याति गणना करेंगे और उसके पूंजी खाते में जाकर जोड़ देंगे। ये तो हो गया एक चीज कि उसके पूंजी खाते में जोड़ दिए। अब एक पक्ष हो गया कि एक साझेदार के जो जा रहा है उसके पूंजी खाते में हमने जोड़ दिया। दूसरा पक्ष क्या होगा? ठीक है, दूसरा पक्ष ये होगा कि जो बचे हुए साझेदार हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे इस सवाल में 2 बचे हुए साझेदार अर्पणा और सोनिया। अर्पणा और सोनिया क्या करेंगे? अपने पूंजी खाते से कम करके, क्योंकि अब वही दोनों साझेदार रहेंगे, ठीक है, अब वो दोनों साझेदार रहेंगे तो जो साझेदार जो रिटायर होके जा रहा है उसको क्षतिपूर्ति के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में उसके भाग की ख्याति दी जाएगी। और ये लोग क्या करेंगे? अपने पूंजी खाते से उसको समायोजित करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से ख्याति को पुस्तकों में नहीं लिखा जाता, इसलिए हमको ख्याति का समायोजन प्रविष्टि देना होता है। तो जो आप पिछला चैप्टर देख रहे थे वहां पर क्या हो रहा था? नया साझेदार ख्याति लेकर आ रहा था और उसकी ख्याति को पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में बांट ले रहे थे। यहाँ पर क्या होगा? साझेदार जा रहा है तो उसकी भाग की ख्याति उसके पूंजी खाते में जोड़ी जाएगी और बचे हुए साझेदार के पूंजी खाते से घटाई जाएगी। कैसे घटाई जाएगी? उनके लाभ प्राप्ति अनुपात के अनुसार। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना होगा? पहले लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। जब भी हम, ठीक है, सेवानिवृत्ति या मृत्यु देखते हैं तो वहाँ पर बचे हुए साझेदार, ठीक ना, जो सेवानिवृत्ति या मृत्यु के जो साझेदार जा रहा है उसकी भाग की ख्याति को अपने लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटकर अपनी पूंजी खाते से घटा लेते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर केवल ख्याति का ही प्रविष्टि करना है, क्योंकि हमको केवल ख्याति 1,80,000 का बताया है। उस 1,80,000 का जो साझेदार जा रहा है, मनीषा जा रही है, उसके भाग का ख्याति निकालना है और उसके पूंजी खाते में जोड़ देना है। और बाकी के जो अर्पणा और सोनिया जो बचे हुए उनके पूंजी खाते से घटा देना है उनके लाभ प्राप्ति अनुपात में। तो हमको यहाँ पास, आइए हम देखते हैं इसको सवाल को। तो हमको करना है पंजी प्रविष्टि। फॉर्मेट खींचते हैं उसका। एक ही प्रविष्टि देना बस ख्याति के लिए हमको। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ क्रमांक, विकलन और समाकलन। राशि विकलन, राशि समाकलन।
पंजी प्रविष्टि फर्म की पुस्तकों में, फर्म की पुस्तकों में, इन तीनों का जो फर्म था, ठीक ना। अब दो ही जन का फर्म बचा हुआ है, अर्पणा और शून्य का। इनकी पुस्तकों में हम पंजी प्रविष्टि दे रहे हैं। तो यहाँ पर केवल हमको ख्याति का प्रविष्टि देना है, ठीक ना। तो पहले ख्याति का हम जो जा रहा साझेदार उसकी ख्याति की गणना करते हैं, फिर उसके बाद उसका समायोजन का हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा गणना पहले वर्किंग नोट। तो मनीषा व्यापार से जारी अवकाश ग्रहण कर रही है। मनीषा के भाग की ख्याति, हम मनीषा के भाग की ख्याति की गणना कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। तो आप देखेंगे पूरे फर्म की ख्याति 1,80,000 तीनों का है, ये तीनों का मिलाकर 1,80,000 पूरे फर्म का। अब मनीषा का निकालते हैं तो हमको अनुपात देखना होगा। आपने अनुपात देखा था 3:2:1 का, इनका अनुपात 3:2:1 का था। पहली साझेदार अर्पणा, दूसरी मनीषा और तीसरी सोनिया। तो मनीषा का कौन सा है? 2/6, 3/6, 2/6 और 1/6। तो मनीषा का है 2/6। 1,80,000 का 2/6 मनीषा का हिस्सा होता है ख्याति में। तो 1,80,000 का 2/6, ठीक है, निकालते हैं। 6 का पहाड़ा एक बार, 6 का पहाड़ा 3 बार, 6 3 18, 1 2 3 4, 4 शून्य उतार देंगे, 30,000, 2 से गुणा करेंगे 60,000। मतलब कि मनीषा के भाग की ख्याति कितनी निकलती है? 60,000 रुपये। अब उसके पूंजी खाते में इसको दिया जाएगा। तो पूंजी खाता कैसे बनता है? हमेशा क्रेडिट होकर बनता है। मतलब इसकी पूंजी को बढ़ाना है तो मनीषा की पूंजी को हम क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी पूंजी को तो क्रेडिट कर दिए, डेबिट किसको करें? तो डेबिट हमको जो साझेदार बच जा रहे हैं, ठीक ना, कौन कौन बच रहा है? अर्पणा और सोनिया, इन दोनों के पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। एडजस्टमेंट एंट्री है ख्याति के लिए, एडजस्टमेंट एंट्री है। समायोजन प्रविष्टि है ख्याति के लिए, मतलब कि क्षतिपूर्ति के रूप में मनीषा को ख्याति के रूप में ख्याति दिया जा रहा है। क्षतिपूर्ति के रूप में मनीषा को उसके भाग का ख्याति दिया जा रहा है। तो कैसे दिया जाएगा? उसके पूंजी को बढ़ाएंगे जितना उसका भाग है, और इन दोनों के पूंजी को घटा देंगे। कितने से घटाएंगे? तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा लाभ प्राप्ति अनुपात, अभिलाभ अनुपात। ठीक है, तो हम निकालते हैं। हमने यहाँ पर गणना कर लिया 60,000 रुपये। अब निकालेंगे हम अभिलाभ अनुपात। फिर अभिलाभ अनुपात के अनुसार इसको बांट देंगे और उनकी पूंजी से घटाएंगे। तो देखिएगा दूसरा कैलकुलेशन है अभिलाभ अनुपात, ठीक है, या लाभ प्राप्ति अनुपात भी इसको बोल सकते हैं। इसको कैसे निकाला जाएगा? आपने त्याग अनुपात का सूत्र देखा था, पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। त्याग अनुपात का सूत्र है पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। उसी तरह जब अभिलाभ अनुपात आप निकालेंगे तो नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। अभिलाभ अनुपात का सूत्र है नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। तो किनके किनके लिए निकाला जाएगा? जो बचे हुए साधन उन्हीं के लिए निकाला जाएगा। पहले अर्पणा, अब हम निकाल रहे हैं अभिलाभ अनुपात। तो अर्पणा का नया अनुपात क्या है? आप नया अनुपात देखेंगे 3 और 2 का है। पुराना अनुपात क्या है? 3:2:1 का है। तो नया अनुपात 3/5, 2/5। पुराना अनुपात 3/6, 2/6, 1/6। तो अर्पणा का नया अनुपात क्या है? 3/6। अर्पणा का नया अनुपात है 3/5, सॉरी, अर्पणा का नया अनुपात है 3/5। पुराना अनुपात 3/6, नया अनुपात 3/5, पुराना अनुपात 3/6। अब हम घटाएंगे तो 5 और 6 का लसा निकालना पड़ेगा। आप देखेंगे क्या भाज्य संख्या है यहाँ, तो सीधे सीधे हम गुणा कर सकते हैं। 5 6 30, लसा 30 आएगा। अब इस 30 को बारी बारी भाग देंगे। पहले 5 से भाग देंगे, भागफल 6, 6 3 18, बीच में ऋण का निशान। फिर इस 30 को 6 से भाग देंगे, भागफल 5, 5 3 15। तो आता है 3/30। फिर उसी तरह अब निकालते हैं शून्य के लिए। तो इसका नया अनुपात 2/5, अभिलाभ
अनुपात का सूत्र है नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। पुराना अनुपात है इसका 1/6। नया अनुपात 2/5। नया अनुपात 2/5, पुराना अनुपात 1/6, ये चली जा रही है, ठीक ना। तो इसका कितना है 1/6, 2/5 में 1/6 घटाएंगे तो इसी तरह इसका आएगा 30, फिर भाग देंगे इससे, ठीक है। तो 6×6 = 12, 6×2 = 12, 30 को 5 से भाग दिए, भागफल आया 6, 6×2 = 12, बीच में ऋण का निशान, फिर 30 को 6 से भाग देंगे, भागफल 5, 5 एकम 5, तो आ गया 12 में से 5 गया तो 7/30। तो इनका देखेंगे आप कि 3 और 7 का ये हमारा लाभ प्राप्ति अनुपात निकल गया। हमने यहाँ पर गणना किया मनीषा का कितना भाग का ख्याति देना है, उसको 60,000 रुपये देना है, ठीक है। अब ये इसकी पूंजी में जुड़ जाएगी। दूसरा चीज़ लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 60,000 कौन वहन करेगा, जो बच रहे हैं साझेदार अर्पणा और सोनिया वहन करेंगे अपने लाभ प्राप्ति अनुपात में और अपने पूंजी से घटा लेंगे। तो हम निकालते हैं यहाँ पास, ठीक है। मनीषा के भाग के ख्याति का वहन, ठीक है। मनीषा के भाग के ख्याति का वहन, ठीक है, वहन निकाल रहे हैं हम, कौन कौन वहन करेगा, तो अर्पणा, ठीक है। तो देखेंगे 60,000 रुपये मनीषा को ख्याति के रूप में दिया जाएगा। अब लाभ प्राप्ति अनुपात में ये लोग वहन करेंगे 3/10, 3/10, 3 और 7 10 होता है, 3/10 और 7/10। तो 60,000 का 3/10 अर्पणा के पूंजी से कम होगा, तो यहाँ पास हो गया 18,000 रुपये मनीषा का पूंजी कम किया, अर्पणा का पूंजी कम किया जाएगा। उसी तरह सोनिया 60,000 का 7/10, तो इसका निकल कर आता है 42,000 रुपये, मतलब इसकी पूंजी से 42,000 रुपये कम किया जाएगा सोनिया के पूंजी से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, मनीषा को 60,000 रुपये ख्याति का मिलेगा, उसके पूंजी खाते में बढ़ाया जाएगा, और अर्पणा और सोनिया के पूंजी खाते को घटाया जाएगा। कितने कितने अमाउंट से, 18,000 और 42,000। ये कैसे निकला, ये लाभ प्राप्ति अनुपात के अनुसार निकला है। तो जब भी कोई साझेदार सेवानिवृत्ति या मृत्यु होकर जाता है तो उसके हिस्से ख्याति निकाला जाता है, ख्याति निकालकर उसके पूंजी में जोड़ दी जाती है, दे दी जाती है उसको, और जो उसके भाग की ख्याति है उसको वहन कौन करता है, यानी क्षतिपूर्ति के रूप में वहन कौन करता है, क्षतिपूर्ति के रूप में जो बच गए साझेदार वो वहन करते हैं, और कितनी कितनी राशि अपने पूंजी से माइनस करते हैं। इसके लिए हमको लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना होता है, लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटकर उनकी पूंजी को कम कर दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन देखा, अब हम इसका प्रविष्टि देखेंगे, किस तरह इसका जनरल प्रविष्टि किया जाएगा। तो ये देखिएगा, जो साझेदार जा रहा है, ठीक है, मनीषा जा रही तो उसकी पूंजी खाते को बढ़ाया जाएगा। पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट होकर बनता है और डेबिट होकर समाप्त होता है। तो मनीषा की पूंजी को क्रेडिट किया जाएगा, बढ़ाना है, और अर्पणा और सोनिया की पूंजी को कम करना है, इसलिए उन दोनों की पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। तो करते हैं इसका, अर्पणा पूंजी खाता नामे सोनिया पूंजी खाता नामे। अर्पणा पूंजी खाता डेबिट, सोनिया पूंजी खाता डेबिट, और मनीषा की पूंजी में हम जोड़ देंगे मनीषा पूंजी खाता से उसके पूंजी में बढ़ा दिया जाएगा उसके हिस्से का जो ख्याति है। तो 60,000 रुपये उसकी पूंजी में बढ़ा दिया गया, इन दोनों के पूंजी से कम किया जाएगा 18,000 और 42,000 हमने कैलकुलेशन किया वर्किंग नोट नंबर 3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे सोनिया मनीषा के ख्याति भाग का समायोजन किया जा रहा है उसके ख्याति के भाग का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसकी प्रविष्टि आपको केवल यहाँ पर ख्याति की ही जानकारी दे रहा है इस सवाल में, हमने ख्याति की यहाँ पर समायोजन प्रविष्टि देखी। तो हमको एक ही प्रविष्टि यहाँ पर करना है, जो साझेदार जा रही है उसके
भाग की ख्याति का। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो सवाल है जो मैंने आपको हल करके बताया वो समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।